अध्याय 10 हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन नगरीकरण। प्रस्तावना। पाकिस्तानी पंजाब स्थित हड़प्पा में प्राप्त कांस्य युगीन नगरीय संस्कृति महान खोज थी। 1853 में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंगम ने जो महान उत्खनक और अन्वेषक हुए, हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी। मोहर के ऊपर वृषभ और कुल 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन उन्होंने उसका महत्व नहीं समझा। बहुत बाद में 1921 ईस्वी में जब भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की, तब इसकी संभावनाओं की चर्चा होने लगी। प्रायः उसी समय इतिहासकार राखल दास बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। दोनों ने मृणपात्र और अन्य पुरावशेष खोज निकाले, जिनसे विकसित सभ्यता का संकेत मिलता था। 1926 से 1934 ईस्वी तक एमएस वत्स ने हड़प्पा की खुदाई की। इसकी खुदाई EJH मैके के द्वारा भी हुई। 1934 ईस्वी में जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई का भार अपने ऊपर ले लिया। 1946 ईस्वी में मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई की। इस प्रकार स्वतंत्रता और विभाजन के पहले के उत्खनन के द्वारा हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थलों के, जहां कांसे का इस्तेमाल होता था, महत्वपूर्ण पुरावशेष प्रकाश में लाए गए। स्वतंत्रता के बाद के समय में भारत और पाकिस्तान दोनों के पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई और उससे जुड़े स्थलों की खुदाई की। सूरजभान, MK धावलीकर, JP जोशी, BB लाल, SR राव, BK थापर, RS बिष्ट और कुछ अन्य पुरातत्वविदों ने इस सिलसिले में गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में काम किया। FA खान ने पाकिस्तान में सिंधु घाटी के अंतर्गत कोट दीजी नामक स्थल की खुदाई की और MR मुगल ने हकरा तथा प्राक हकरा संस्कृतियों की खुदाई पर अधिक ध्यान दिया। AH दानी ने पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में गंधार के मकबरों की खुदाई की। अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और इतालवी पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सहित अनेक स्थलों पर काम किया। अब हमारे पास प्रचुर मात्रा में हड़प्पाई सामग्रियां हैं। यद्यपि उत्खनन और अन्वेषण अभी भी जारी है, सभी विद्वान हड़प्पा संस्कृति के नगरीय स्वरूप पर एकमत हैं। लेकिन हकरा घग्गर नदी से शिनाख्त हुई सरस्वती नदी की भूमिका और इस संस्कृति के निर्माता की पहचान पर भिन्न भिन्न मत है। हम प्रस्तुत अध्याय में इस पर विचार करेंगे। भौगोलिक विस्तार। सिंधु या हड़प्पा संस्कृति उन अनेकों ताम्रपाषाण संस्कृतियों से पुरानी है जिनका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है, लेकिन यह उन संस्कृतियों से कहीं अधिक विकसित है। इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल में चला। सिंध के बहुत से स्थल प्राक हड़प्पीय संस्कृति का केंद्रीय क्षेत्र बने। परिणाम स्वरूप वह संस्कृति परिपक्व होकर सिंधु और पंजाब में शहरी सभ्यता के रूप में परिणत हुई। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्रीय स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर त्रिभुज के आकार का है। अतः यह क्षेत्र पाकिस्तान से बड़ा तो है ही, प्राचीन मिस्र है, मेसोपोटामिया से भी निश्चय ही बड़ा है। ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्त्राब्दी में संसार भर में किसी भी संस्कृति का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र से बड़ा नहीं था। अब तक इस उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2800 स्थलों का पता लग चुका है। इनमें कुछ हड़प्पा संस्कृति की आरंभिक अवस्था के हैं, कुछ परिपक्व अवस्था के और कुछ उत्तर अवस्था के। किंतु परिपक्व अवस्था वाले स्थलों की संख्या सीमित है और उनमें केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी जा सकी है। इनमें 2 सर्वाधिक महत्व के नगर थे, पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो अर्थात प्रेतों का टीला। दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे और सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे।
तीसरा नगर सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर के करीब दक्षिण में चन्हूदड़ो स्थल पर था और चौथा नगर गुजरात में खंबात की खाड़ी के ऊपर लोथल स्थल पर, पांचवा नगर उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियां और छठा नगर बनावली हरियाणा के हिसार जिले में था। कालीबंगा की तरह इसने भी दो सांस्कृतिक अवस्थाएं देखी, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन। कच्ची ईंटों के चबूतरों, सड़कों और मोरियों के अवशेष हड़प्पा कालीन हैं। इन छहों स्थलों पर परिपक्व और उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। सुतका गेंडोर और सुरकोटदा के समुद्र तटीय नगरों में भी संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है। इन दोनों की विशेषता है एक एक नगर दुर्ग का होना। इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित धौलावीरा में भी किला है और इस स्थल पर हड़प्पा की संस्कृति तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। ये तीनों अवस्थाएं राखीगढ़ी में भी मिलती हैं, जो घग्गर नदी पर हरियाणा में स्थित है और धौलावीरा से बड़ा है। उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजदी स्थलों पर पाई गई है। नगर योजना और संरचनाएं। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी इसकी नगर योजना प्रणाली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगरों में भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल यानी ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। यह बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वे छोटी हो या बड़ी। बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की विशेषताएं हैं। दूसरा तो भवन में और भी समृद्ध है। उनके स्मारक बतलाते हैं कि वहां के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारतें देखकर सामान्य लोगों को यह भी लगता होगा कि उनके शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान हैं। मोहनजोदड़ो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियां बनी हुई है। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं है। इससे पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। हौज के कोने में निर्गम मुख है, जिससे पानी बहकर नाले में आता था। बताया जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत में हर धार्मिक कर्म में आवश्यक रहा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अनाज रखने का कोठार, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। पर हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं, जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पातों में खड़े हैं। प्रत्येक कोठार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है और नदी के किनारे से कुछ 1 मीटर की दूरी पर है। इन 12 इकाइयों का समूचा क्षेत्र लगभग 838.1025 वर्ग मीटर होता है, जो लगभग उतना ही होता है जितना मोहनजोदड़ो के कोठार का है। हड़प्पा के कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श है और इस पर 2 कतारों में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं। स्पष्ट है कि इनका उपयोग फसल दावने के काम में होता था, क्योंकि फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक भी हैं, जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने थे। कालीबंगा में भी नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे मिले हैं, जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कोठार हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल विशेष बात है, क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग हुआ था। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होते थे। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता, जहां इनके नीचे मोरियां बनी हुई थी। अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी रहती थी। सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे में मैनहोल भी थे। सड़कों और मोरियों के अवशेष बनावली में भी मिले हैं। कुल मिलाकर स्नान घरों और मोरियों की व्यवस्था अनोखी है। हड़प्पा की निकास प्रणाली तो और भी विलक्षण है। शायद कांस्य युग की दूसरी किसी भी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने दिया। कृषि। सिंधु प्रदेश में आज पहले की अपेक्षा बहुत ही कम वर्षा होती है, इसलिए यह प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा। यहाँ के समृद्ध देहातों और शहरों को देखने से प्रकट होता है
कि प्राचीन काल में यह प्रदेश खूब उपजाऊ था। अब यहाँ केवल 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर का एक इतिहासकार बता गया है कि सिंध इस देश के उपजाऊ भागों में गिना जाता था। पूर्व काल में सिंधु प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पति संपदा अधिक थी, जिसके कारण यहाँ अधिक वर्षा होती थी। यहाँ के वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई जाती थी। लंबे अरसे तक खेती का विस्तार, बड़े पैमाने पर चराई और ईंधन के लिए लकड़ी की खपत होते रहने से यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतिक संपदा क्षीण होती गई। इस प्रदेश की उर्वरता का विशेष कारण शायद सिंधु नदी से हर साल आने वाली बाढ़ थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंट की दीवारों से प्रकट होता है कि बाढ़ हर साल आती थी। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी और इसे बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ जाती थी। जैसे नील ने मिस्र का निर्माण और वहाँ के लोगों का भरण पोषण किया, वैसे ही सिंधु नदी ने सिंध क्षेत्र का निर्माण और वहाँ के लोगों का भरण पोषण किया। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने पर से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की अपनी फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा अवस्था में जो कुंड यानी हल रेखा देखे गए हैं, उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल जोते जाते थे। हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। इस हल को आदमी खींचते थे या बैल, इस बात का पता नहीं। फसल काटने के लिए शायद पत्थर के हंसियों का प्रयोग होता था। गबरबंदों या नालों को बांधों से घेर कर जलाशय बनाने की परिपाटी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों की विशेषता रही है, किंतु लगता है कि नहरों या नालों से सिंचाई की परिपाटी नहीं थी। हड़प्पाई गांव जो अधिकतर बाढ़ वाले मैदानों में थे, प्रचुर अन्न उपजा लेते थे, जो न केवल उनकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बल्कि खेती के काम से मतलब न रखने वाले नगर निवासी शिल्पियों, व्यापारियों और सामान्य नागरिकों की जरूरत पूरी करने के लिए भी पर्याप्त होता था। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म का गेहूं और जौ उगाते थे। बनावली में मिला जौ बढ़िया किस्म का है। इनके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे, परंतु हड़प्पाकालीन लोथल में रहने वाले हड़प्पाइयों की स्थिति भिन्न रही है। लगता है कि लोथल के लोग 1800 ईस्वी पूर्व में ही चावल उपजाते थे, जिसका अवशेष वहां पाया गया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में और शायद कालीबंगा में भी अनाज बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था और वह पारिश्रमिक चुकाने और संकट की घड़ियों में काम के लिए कोठारों में जमा किया जाता था। यह बात हम मेसोपोटामिया के नगरों के दृष्टांत से कह सकते हैं, जहां मजदूरी में जौ दिया जाता था। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। चूंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। पशुपालन। कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। वे बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पालते थे। उन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। कुत्ते शुरू से ही पालतू जानवरों में थे। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। वे गधे और ऊँट भी रखते थे और शायद इन पर बोझा ढोते थे। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से था तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध मूर्ति का टेराकोटा से मिला। गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुरकोटड़ा में घोड़े के अवशेषों के मिलने की रिपोर्ट आई है और वे 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास के बताए गए हैं, परंतु पहचान संदेहग्रस्त है। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पाई सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी। हड़प्पा संस्कृति के आरंभिक और परिपक्व अवस्था में न तो घोड़े की हड्डियां और न ही उसके प्रारूप मिले हैं। हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान न था। वे गैंडे से भी परिचित थे। मेसोपोटामिया के समकालीन सुमेर के नगरों के लोग भी इन्हीं लोगों की तरह अनाज पैदा करते थे और उनके पालतू पशु भी प्रायः वही थे जो इनके थे। परंतु गुजरात में बसे हड़प्पाई लोग चावल उपजाते थे और हाथी पालते थे। ये दोनों बातें मेसोपोटामिया के नगरवासियों पर लागू नहीं होती है। शिल्प और तकनीकी ज्ञान। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की है। यूँ तो इस संस्कृति के लोग पत्थर के बहुत सारे औजारों और उपकरणों का प्रयोग करते थे, लेकिन वे कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भी भलीभांति परिचित थे। सामान्यतः कांसा तांबे के टिन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था, पर दोनों में एक भी धातु हड़प्पाई लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हड़प्पा में कांसे के औजार बहुतायत से नहीं मिलते। अयस्को यानी ताम्र खनिजों की अशुद्धियों से लगता है कि वह तांबा राजस्थान की खेतरी ताम्र खानों से मंगाया जा सकता था।
हालांकि बलूचिस्तान से भी मंगाया जा सकता था। टिन शायद अफगानिस्तान से कठिनाई के साथ मंगाया जाता था। यद्यपि बताया गया है कि टिन की कुछ पुरानी खदानें हजारीबाग और बस्तर में पाई गई हैं। हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे के औजार और हथियार मिले हैं उनमें टिन की मात्रा कम है। फिर भी ये जो कांसे की वस्तुएं छोड़ गए हैं वे नगण्य नहीं हैं। इन वस्तुओं से संकेत मिलता है कि हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरों यानी कांस्य शिल्पियों के समुदायों का महत्वपूर्ण स्थान था। वे प्रतिमाओं और बर्तनों के साथ साथ कई तरह के औजार और हथियार भी बनाते थे, जैसे कुल्हाड़ी, आरी, छुरा और बर्छा। हड़प्पाई शहरों में कई अन्य महत्वपूर्ण शिल्प भी चलते थे। मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा निकला है और कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में आई है। कताई के लिए कार्यालयों का इस्तेमाल होता था। बुनकर ऊनी और सूती कपड़े बुनते थे। ईंटों की विशाल इमारतें बताती हैं कि स्थापत्य यानी राजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प था। इससे राजगीरों यानी स्थापत्यों के वर्ग के अस्तित्व का भी आभास मिलता है। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। जैसा कि आगे बताया जाएगा, मिट्टी की मुहरें बनाना और मिट्टी की पुतलियां बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प थे। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। हड़प्पाई कारीगर मणियों के निर्माण में भी निपुण थे। कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था और हड़प्पाई लोगों के मृद भांडों की अपनी खास विशेषताएं थी। ये भांडों को चिकने और चमकीले बनाते थे। व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों के पाए जाने से ही नहीं होती, बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरों, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौलों के अस्तित्व से भी होती है। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे, लेकिन वे जो वस्तुएं बनाते थे उनके लिए उपेक्षित कच्चा माल उनके नगरों में उपलब्ध नहीं था। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। संभव है कि वे सारे आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते हों। अपने तैयार माल और संभवतः अनाज भी नावों और बैलगाड़ियों पर लाद कर पड़ोस के इलाकों में ले जाते और उन वस्तुओं के बदले धातुएं ले आते। वे अरब सागर के तट पर जहाज रानी करते थे। वे पहिया से परिचित थे और हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियां प्रचलित थी। लगता है कि हड़प्पाई लोग किसी न किसी प्रकार के आज के इक्के का इस्तेमाल करते थे, पर उनमें आरेदार पहिए नहीं थे। हड़प्पाई लोगों का व्यापारिक संबंध राजस्थान के एक क्षेत्र से था और अफगानिस्तान और ईरान से भी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्य बस्ती स्थापित की थी, जिसके सहारे उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। उनके नगरों का व्यापार दजला फरात प्रदेश के नगरों के साथ साथ चलता था। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली हैं और प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नागरिकों के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मणि यानी लापिस का लाजुली का सुदूर व्यापार चलाया था। अवश्य ही इस मणि से शासक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी होगी। 2350 ईस्वी पूर्व के आसपास और इसके आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेखों ने मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है, दिलमन और मकन। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में है। दिलमन की पहचान शायद फारस की खाड़ी के बहरैन से की जा सकती है। उस बंदरगाह नगर में हजारों कब्रें खुदाई का इंतजार कर रही हैं। राजनीतिक संगठन। हमें हड़प्पा के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं, किंतु यदि सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रित सत्ता के बिना संभव नहीं हुई होगी। यदि हड़प्पाई सांस्कृतिक अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए तो इस उपमहादेश में मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी। इस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि यह लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक भवन नहीं मिला। इसका अपवाद विशाल स्नानागार हो सकता है, जिसका उपयोग नहाने धोने, शुद्धि या सफाई के लिए किया जाता होगा। हड़प्पा अंचल में धार्मिक विश्वासों और आचारों में एक रूपता नहीं है, इसलिए यह सोचना गलत होगा कि हड़प्पा में पुरोहितों का वैसा ही शासन था जैसा कि निचले मेसोपोटामिया के नगरों में था। ऐसा संकेत मिलता है कि उत्तर हड़प्पाई अवस्था में
गुजरात के लोथल में शायद अग्नि पूजा की परंपरा चली, किंतु इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर, और हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ण के हाथ में था। ध्यान रहे कि सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव है।